नमस्कार दोस्तों, बनारस ग्लोबल टाइम से मैं डॉक्टर नागेंद्र पाठक। आज आर्थिकी कार्यक्रम में हम लोग जो नए विषय पर बात करेंगे वह विषय है वित्तीय बाजार और आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में वित्तीय बाजार की क्या भूमिका होती है और क्या हमारे देश की जो विकास है उसमें जो हमारे मौजूदा वित्तीय बाजार है वह क्या कारगर है, उसकी भूमिका सही है या उसमें मजबूती चाहिए, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए न केवल लैंड और लेबर की जरूरत होती है, उसमें पूंजी की बहुत आवश्यकता होती है। और आप जैसा देख रहे हैं कि पहले हमारा जो देश क्या था, अब क्या हो रहा है। पहले पूंजी की कमी थी, इसलिए हम उतना तेजी से विकास नहीं कर पा रहे थे। वित्तीय बाजार के विकास होने से हमारे देश का विकास अब बहुत तेजी से चल पड़ा है। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं श्री एम के पांडे जी। एम के पांडे जी, आपका स्वागत है। श्री एम के पांडे जी आर्थिक विशेषज्ञ हैं, वित्तीय बाजार, आर्थिक विकास के बारे में आज अपनी राय देंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि वित्तीय बाजार का आर्थिक विकास में क्या भूमिका होती है। तो पांडे जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि वित्तीय बाजार होता क्या है और भारत में इसका स्वरूप क्या है। धन्यवाद पाठक जी फॉर जेनरस इंट्रोडक्शन। जैसा पहले एपिसोड में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि आपके इस चैनल का और इस कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य है वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए। तो निश्चित रूप से उस दिशा में एक सार्थक और कारगर प्रयास है। और जब देश की जनता अपने देश में उपस्थित वित्तीय बाजार की संरचना, उसके कार्यप्रणाली, उसके साथ जुड़ी हुई अन्य चीजों के बारे में अवगत होती है तो देश की जनता का विश्वास इसके प्रति बढ़ता है, इनकी भागीदारी इसमें बढ़ती है और फिर जो अपेक्षित दिशा में कदम बढ़ाना है उस दिशा में उचित रफ्तार से कदम बढ़ाया जाता है। तो इसके साथ जो आपका जो मुख्य आज का मुद्दा है वित्तीय बाजार और इसका जो स्वरूप के बारे में जो जानते हैं, भारत में इसका क्या स्वरूप है। देखिए, बाजार शब्द जहां कहीं भी आता है, बाजार का मतलब कोई एक जगह, ट्रेडिशनली बाजार का मतलब कहीं जहां लोग इकट्ठे होते थे। आज की तारीख में फिजिकल असेंबली होने की शायद जरूरत नहीं है, ये वर्चुअल बाजार भी हो सकता है। लेकिन बाजार कोई एक जगह है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई सेलर होगा, जहां पर कोई बायर होगा और कुछ बेचा जाएगा। कुछ बेचेगा, कुछ डिलीवरी, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो। तो बाजार कंसेप्चुअली तो यही है, एक प्लेटफॉर्म, जगह जहां पर कुछ बेचने वाले लोग हैं और जो खरीदने वाले लोग हैं। बेचने खरीदने में पैसे का और सामान का जो भी वहां पर उसका लेन देन होगा। तो वित्तीय बाजार की जब बात करते हैं तो यहाँ पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की चर्चा होती है, कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। वित्तीय फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में आप कुछ भी कर सकते हैं, बैंकिंग हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, स्टॉक मार्केट हो सकता है, फॉरेक्स मार्केट हो सकता है, कमोडिटी, तमाम तरह की जो चीजें हैं, मनी मार्केट हो सकता है। ये सब कुछ उसके अलग अलग सेगमेंट हो सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से। तो ओवरऑल जहां कहीं भी, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि वित्तीय प्रोडक्ट्स का जहां पर ट्रांजैक्शन हो रहा है वो वित्तीय बाजार है। और जहां तक भारत में वित्तीय बाजार की स्थिति की बात है तो वो सभी इंग्रेडिएंट यहाँ पर भी उपलब्ध हैं। इसकी जो अभी वर्तमान स्वरूप की यदि बात कर रहे हैं, स्वरूप से यदि अभिप्राय इसकी प्रासंगिकता और इसकी उपयोगिता से है तो दो चार बातें हम लोगों को जाननी होंगी। ये सारे जितने हम लोगों ने नाम लिए वो सारे के सारे इसमें समाहित हैं।
लेकिन जब हम लोग वित्तीय बाजार के जो मुख्य बिंदु पर जो चर्चा करना चाहते हैं, जो आमतौर पर सामान्य जनता के ज्ञान के दायरे से अभी थोड़ा बाहर है, तो वो कैपिटल मार्केट के बारे में, चूंकि बैंकिंग और इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जो अब इतना बैंकिंग के बारे में लगभग लोग जानने लगे हैं। इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन के दायरे में लगभग सभी परिवार के लोगों के खाते बैंक में खुल गए। बीमा के बारे में भी लोगों को जानकारी है, लेकिन जो कैपिटल मार्केट है उसके बारे में थोड़ा अभी जानकारी का अभाव है। लेकिन धीरे धीरे कैपिटल मार्केट के प्रति भारतीय जनता में जागरूकता काफी बढ़ी है। कैपिटल मार्केट में पेनिट्रेशन काफी हुआ है। उदाहरण के तौर पर कहा जाए, नवंबर 25 में भारत में करीब करीब 21 करोड़ डीमेट अकाउंट थे, एक्टिव डीमेट अकाउंट थे, और इनके खुलने का रफ्तार लगभग 1 लाख अकाउंट पर डे का था। मतलब इतने लोग उसमें ऐड हो रहे थे। यूनिक इन्वेस्टर, जैसे एक आदमी के ढेर सारे पोर्टफोलियो हो तो अलग अलग अकाउंट में एक आदमी में इन्वेस्टर यूनिक यदि मान को रखा जाए, तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में 4 करोड़ अपने यहाँ यूनिक इन्वेस्टर थे, जो अभी वर्तमान में लगभग 14 करोड़ हो गए हैं। तो 4 करोड़ को बढ़कर के 14 करोड़ ना, करीब 3.5 गुने का ग्रोथ है, 350% का ग्रोथ है। इक्विटी और डेट के थ्रू जो टोटल मोबिलाइज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2025 में, वो करीब 14 लाख करोड़ रुपए का मोबिलाइजेशन हुआ एक फाइनेंशियल ईयर में, जो कंपनीज ने किया है ये। और 2026 के भी शुरू के 8 महीनों में लगभग 9 लाख करोड़ से ज्यादा का अमाउंट मोबिलाइज किया जा चुका है। यदि म्यूचुअल फंड के बारे में बात कहें तो करीब करीब जीडीपी का 23% वैल्यू का अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट है म्यूचुअल फंड के कंपनी के एएमसीओ के पास, जो कि अभी करीब 1 दशक पहले तक जीडीपी का 9% हुआ करता था। 90% जो अभी इंक्रीमेंटल ग्रोथ आ रहा है म्यूचुअल फंड में, ये बहुत ध्यान देने की बात है कि वो शहर के 30 जो बड़े शहर हैं, देश के जो 30 बड़े शहर हैं, उनके अलावा के शहरों से, लोकेशन से जो म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है, वो करीब करीब 90% इंक्रीमेंटल इनफ्लो वहां से आ रहा है। इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट जो है वो एक कुछ हद तक डिसिप्लिन वे में एसआईपी के थ्रू काम हो रहा है। अभी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है हमें इंडियन कंपनीज का, वो इंडिया के जीडीपी का लगभग 134% तक हो चुका है। तो ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ, ये भारत के वर्तमान कैपिटल मार्केट के स्वरूप का है। इसमें लोगों की भागीदारी का है, इसमें लोगों की विश्वसनीयता का है, और ये स्वरूप लगातार और मजबूत होता जा रहा है, पहले से ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। जैसे कुछ मैंने आंकड़े बताए, उसमें किसी जो अपने आप में आंकड़े सबूत हैं कि हमारे देश की जनता का और कैपिटल मार्केट की स्टेबिलिटी का, दोनों का एक परस्पर एक ही दिशा में मूवमेंट हो रहा है। मार्केट हमारा डिपेंडेबल है, इसलिए लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें ज्यादा है और पेनेट्रेशन भी ज्यादा है। जी। तो ऐसा है कि भारत जब आजाद हुआ था, उसके बाद हमारे देश में पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। पहला पंचवर्षीय योजना तो कृषि प्रधान, मतलब प्राथमिकता एग्रीकल्चर को दिया गया था, लेकिन दूसरा जो दिया गया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को दिया था। उसी समय लगभग कई वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई थी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने वित्तीय बाजार तो आपने बता दिया, लेकिन ये आर्थिक विकास क्या होता है? आर्थिक विकास में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं जिसको कहा जा सकता है कि ये आर्थिक विकास के क्षेत्र हैं? देखिए, ब्रॉडली यदि कहा जाए तो किसी भी इकोनॉमी के 3 सेगमेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, हम लोग के रूप में शुरू से जानते रहे हैं। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, जी, और सेकेंडरी का मतलब इंडस्ट्री, और टर्शियरी का मतलब सर्विसेज। ये है। तो आर्थिक विकास कि मतलब है कि देश के समस्त नागरिकों का ओवरऑल यदि इन तीनों सेक्टर का साथ साथ विकास हो रहा हो तो ये समग्र विकास है। लेकिन जो पैरामीटर की बात करते हैं, आमतौर पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, ये सभी जो है
इन्फ्लेशन का स्टेटस, जी 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 बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी, रेगुलेटरी स्टेबिलिटी, इवन मैं तो कहता हूं कि सरकारों का स्थायित्व, सरकारों का विकास के प्रति कमिटमेंट, जी। ये तमाम चीजें हैं, ये आर्थिक विकास के बारे में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती जी। हैं। और एक बात सही है कि हम कह लें कि हाँ देश का केवल जीडीपी बढ़ रहा है तो एक पैरामीटर पर कहा जाएगा देश का विकास हो रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है तो देश का विकास हो रहा है। लेकिन रियल सेंस में जब तक यदि पैरिटी नहीं होगी, मतलब डिस्पैरिटी, हायर इनकम और लोअर इनकम के बीच में गैप बढ़ता रहेगा, तो अभी वो विकास अस्थायी तौर पर, मतलब थ्योरेटिकली तो है, लेकिन देश में जहां कहीं भी विपन्नता होगी और संपन्नता के बीच में गैप ज्यादा होगा तो अशांति की संभावना बनी रहेगी। तो यदि अशांति कभी भी आउटबस्ट करेगा तो विकास के नाम पर जो भी हम कह रहे होंगे, लेकिन उसको प्रभावित करेगा, उस पर एक बड़ा सा स्टिग्मा छोड़ेगा। तो यदि आर्थिक विकास के संदर्भ में कहा जाए तो देश की जनता को, सभी जनता को जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें आसानी से, सुगमता से उपलब्ध हो रहा हो, देश में टैक्स प्रणाली स्थायी हो, प्रेडिक्टेबल हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रेडिक्टेबल हो, और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन के साथ अपना देश का एक तरह से कहा जाए कि तालमेल बेहतर बना रहे, तो हम मान सकते हैं कि देश का आर्थिक विकास हो रहा है। आपके बातों से ये लग रहा है कि आर्थिक विकास में ये हेल्थ और एजुकेशन, ये दोनों का क्या? सर, हेल्थ और एजुकेशन भी तो एक तरह से कहा जाए प्राइमरी जरूरत है ना सर। यदि अपनी जनता हेल्दी है और एजुकेटेड है, तो एजुकेटेड है तो फिर निश्चित रूप से उसका जो ज्ञान का स्तर है बेहतर है, वो चीजों को बेहतर समझते हैं, और सरकार जो भी कोई नीति लेकर के आए उसके चीजों को समझना उनके लिए आसान होता है, और अपनी भागीदारी उसमें थोड़ी आसानी से सुनिश्चित कर सकते हैं। अन्यथा एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज लोगों को अवेयर करने में जाता है, एजुकेट करने में जाता है। अभी तक इतिहास के रूप में आप देखेंगे स्वतंत्रता के बाद की बहुत सी सरकारी योजनाएं आई जो देश के विकास के लिए थी, लेकिन उनको समझाने के लिए इतनी पब्लिसिटी करनी पड़ती है, लोगों को अवेयर करना पड़ता है, फिर भी लोगों के मन में अप्रहेंशन रहता है। उदाहरण के तौर पर अभी जब ये कोविड के समय ड्रॉप पिला, मतलब वो इंजेक्शन जो टीका लगाया जा रहा था, टीका को लेकर के भी बहुत तरह के देश में भ्रांति फैलाई गई। जब पोलियो का उन्मूलन का कार्यक्रम चला था, बच्चों को पिलाया जा रहा था, उस समय भी आप लोगों को याद होगा कि बहुत सी, मतलब उसमें बातें, कोई भी नई चीज जल्दी एक्सेप्ट करने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। तो एजुकेटेड लोग शायद थोड़ा बेहतर इस मामले में होंगे। यदि हेल्थ देश का अच्छा है, हमारे नागरिकों का हेल्थ अच्छा है, तो उनका जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का एक्सपेंडिचर प्रोडक्टिव कामों में होगा, न कि ट्रीटमेंट और अन्य चीजों में। तो हेल्थ और एजुकेशन तो अपने देश के आर्थिक विकास के लिए एक, मैं तो कहता हूं कि डायरेक्ट ही कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि यदि प्रोडक्टिव काम में किसी का पैसा, रिसोर्स खर्चा हो रहा है तो रिजल्ट लाएगा, यदि अनप्रोडक्टिव कार्य में खर्चा हो रहा है तो वो उतना प्रभाव नहीं। तो इन दोनों का तो लॉन्ग टर्म में तो डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन तो है ही जी। तो अच्छा, ये बताइए कि वित्तीय बाजार है, उसमें एक हमको, इसको हम आईपीओ से जरा जोड़ते हैं कि वित्तीय बाजार में जो आईपीओ से जो कंपनियां धन इकट्ठा करती हैं, पूंजी कलेक्ट करती हैं, शेयर बेचकर, बॉन्ड बेचकर, डिवेंचर बेचकर, तो उसका क्या फायदा है? आर्थिक विकास में उसका क्या योगदान हो सकता है? देखिए, आर्थिक विकास के लिए जो पूंजी की जो जरूरत है, तो पूंजी के साथ साथ पूंजी की लागत पर भी ध्यान देना होगा कि किन शर्तों पर, किन दर पर वो पूंजी प्राप्त की जा रही है। उसके साथ जुड़े हुए जो रिस्क है उनके बारे में भी ध्यान देना होगा। अब आप देखिए, कंपनी को, किसी को भी यदि कोई व्यापार शुरू करना है, उसको पूंजी चाहिए। तो एक है, चाहे तो वो अपने संसाधन से खुद लगा ले, या किसी से लोन ले ले, या कई लोगों से पूल कर ले। तो एक आईपीओ उसमें एक महत्वपूर्ण है। आईपीओ के थ्रू जब कंपनीज पैसा रेज करती है तो उसमें सबसे पहली बात क्या है कि उनको रिपेमेंट ऑब्लिगेशन इमीडिएट सामने नहीं होता है कि आज हमने उधार लिया और 1 साल के बाद इनको लौटाना है, तो रिपेमेंट ऑब्लिगेशन तुरंत खत्म हो गया। कोई इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है कि हमको 5%, 8%, 10% का इंटरेस्ट पे करना है।
इसके जब इक्विटी के रूप में वो मार्केट से फंड रेज करते हैं तो बैलेंस शीट में डेट इक्विटी रेशियो इंप्रूव हो जाता है जी। उसके बाद चूंकि उसमें कंट्रीब्यूटर ढेर सारे हैं तो रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो कंसंट्रेशन रिस्क थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए वो सपोर्ट करता है, चूंकि इमीडिएट पेमेंट का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, इंटरेस्ट पेमेंट का ऑब्लिगेशन नहीं है, तो इस रिसोर्स को लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। और कॉरपोरेट गवर्नेंस और कॉरपोरेट इमेज के बारे में भी ये बेहतर इमेज प्रस्तुत करता है। अब इसका भी जब देश की मतलब फायदे की बात हम लोग इसको सोच रहे हैं, तो यदि आप एक कल्पना करिए कि ये इक्विटी के बजाय कंपनी ने बैंक से लोन लिया या डिवेंचर के रूप में लिया, तो पहली बात क्या होगी कि एक उसका रिपेमेंट का उसके सामने शेड्यूल होगा कि हमने 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, जितने पीरियड के बाद लौटाना है। तो एक पहले बात उसके पास एक टाइम लिमिट सामने आया हुआ कि इस समय तक हमको रिपेमेंट ऑब्लिगेशन है, उस पर उसको इंटरेस्ट भी पे करना होगा, एक उसके पास है। उसके बाद बैंक से जब यदि वो बोरो करता है तो बैंक के पास हमेशा एक क्रेडिट रिस्क होगा जिसमें बैंक को एक एनपीए होने की संभावना बनी रहेगी। तो बैंकिंग पर भी एक बोझ मतलब वो कर सकते हैं कि लोड लाया जा रहा है। बैंक को फायदा क्या है कि उनका पैसा एक जगह रिस्की वेंचर में नहीं गया है, बैंक के पास अपना पैसा है, जो चाहे तो इसको दूसरी जैसे अपने इफिशिएंट डिप्लॉयमेंट इसको कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में इसको यूज कर सकते हैं, और डेवलपमेंटल ऑफ कैपिटल मार्केट के बारे में भी हो सकता है। तो विन विन सिचुएशन है कंपनी के लिए भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए भी। उसको इमीडिएट रिपेमेंट का कोई बर्डन नहीं है, इंटरेस्ट का कोई बर्डन नहीं है, रिस्क शेयरिंग है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, और बैंक के लिए है कि आपके पास एनपीए का खतरा नहीं है, आपका कंसंट्रेशन रिस्क नहीं है, आप इस फंड को कहीं और भी जुडिशियसली यूज कर सकते हैं। तो बैंक और व्यापारी मतलब कंपनी जो भी कर सकते हैं, दोनों के लिए अनुकूल सिचुएशन है, अर्थात अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल सिचुएशन रहेगी। ये फायदे की बात है। एक बात हमारे दिमाग में ये आई है कि आजकल देख रहे हैं कि पूरे विश्व में मैंने कई देश में जो उनके केंद्रीय बैंक हैं वो लोग गोल्ड खरीद रहे हैं आजकल। और गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं, क्या कारण है? और क्योंकि गोल्ड से कोई आय तो होती नहीं है, वो एक फिजिकल मतलब संपत्ति की तरह है, जब हम अब बेचेंगे तभी उससे पैसा आपको मिलेगा, और वैसे उससे कोई आय नहीं है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? सेंट्रल बैंक्स के द्वारा गोल्ड का खरीदा जाना एक पुरानी परंपरा है, लेकिन इसमें जब तेजी आई वो 2022 में यूक्रेन रसिया युद्ध के बाद हुआ। यूं कि जैसे रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो रसिया के करीब $650 बिलियन के जो फॉरेन एसेट जो थे वो यूरो और डॉलर में उसको फ्रीज कर दिया गया। तो अपना पैसा रहते हुए भी रसिया उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, और उससे द्वारा होने वाली आमदनी, चूंकि यूरोपियन बैंक चाहे अमेरिकन के पास था, तो वो यूक्रेन के पास वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए इसके पैसे उसके पास जा रहे हैं। उस समय ही ये महसूस किया गया कि देश के पास फॉरेन एसेट के साथ साथ गोल्ड हो तो वो ज्यादा अच्छा है। और गोल्ड का जैसे आपने कहा पर्पस, उसमें कोई इनकम नहीं है, तो सेंट्रल बैंक का मोटिव भी प्रॉफिट कमाना नहीं है। उनका मोटिव ही है कि हम सेफ्टी, लिक्विडिटी, स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सॉवरेंटी, क्राइसिस मैनेजमेंट ये बढ़िया कर सके। तो गोल्ड एक ऐसा आइटम है जिस पर कि कोई रिस्क नहीं है, कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है। किसी भी दूसरे मद में निवेश किया जाए जिसमें थोड़ी आमदनी मिलती है तो एक काउंटर पार्टी रिस्क की संभावना रहती है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। तो इस हालत में गोल्ड प्रेफर किया जाता है। गोल्ड को हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज अल्टीमेट हेज अगेंस्ट ऑल क्राइसिस। करेंसी से बचने के लिए, करेंसी रिस्क हो, कंट्री रिस्क हो, सबके अगेंस्ट, सभी रिस्क के लिए ये हेज है। और गोल्ड जो है एक जियो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी भी प्रोवाइड कराता है। उसमें दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है उससे हमारे गोल्ड स्टॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन सभी कारणों से गोल्ड की ओर सेंट्रल बैंक
जाने लगे। हाँ, निश्चित रूप से शायद उसका दुष्प्रभाव भी पड़ा है कि गोल्ड के प्राइस में थोड़ा कुछ ज्यादा स्पाइक हुआ है, शायद एक वो कारण वो भी हो, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक गोल्ड परचेज करते हैं वो OTC ओवर द काउंटर वाला होता है, उसमें कोई ऐसे वादा, मतलब क्या उसको बोलते हैं, स्पेकुलेटिव सेल नहीं होता है। तो शायद, हाँ, तो शायद ये भी एक रीजन हो सकता है आज के समय के गोल्ड के प्राइस में स्पाइक का। बट बेसिक रीजन यही है कि वो जियोपॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, रिस्क फ्री, हेज अगेंस्ट ऑल पॉसिबल कंट्री करेंसी रिस्क, इसके लिए सेंट्रल बैंक गोल्ड को पसंद कर रहे हैं। तो इसका वित्तीय बाजार से कोई संबंध? अब वित्तीय बाजार से संबंध तो सर मैं समझता हूं कि हर कुछ इंटरकनेक्टेड है। जी। जहां कहीं कोई, मैं तो वही समझ कर ही आपसे मैंने प्रश्न किया कि इसका वित्तीय बाजार इंटरकनेक्टेड है। जहां कहीं भी अब गोल्ड का प्राइस यदि बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ देश गोल्ड को इंपोर्ट कर रहे होंगे, तो जो गोल्ड इंपोर्ट कर रहा है उसके इंपोर्ट का बिल बढ़ेगा। इंपोर्ट का बिल बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसके डोमेस्टिक करेंसी पर प्रेशर आएगा। डोमेस्टिक करेंसी पर प्रेशर आएगा तो इन्फ्लेशन की संभावना बनी रहेगी। तो ये सारे के सारे ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हाँ, किस हद तक प्रभावित करते हैं वो देश और समाज और उनके आर्थिक स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। बिल्कुल। तो ये बताइए कि जो भारतीय फाइनेंशियल मार्केट है, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, उसको वर्ल्ड लेवल माने विश्व स्तरीय स्तर तक पहुंचाने के लिए या उसको बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? विश्व स्तरीय, देखिए इसमें कुछ 2-4 चीजें करनी होंगी। हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट इंडिया का है वो भी दैट इज डूइंग वेरी वेल, लेकिन हाँ, सुधार की जरूरत हर जगह है। और एक चीज समझ, मतलब सामान्य सी बात है, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है कि वित्तीय ट्रांजैक्शन जहां कहीं भी होता हो, दैट इज द ट्रांजैक्शन ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जहां जितना ज्यादा होगा वहां वित्तीय ट्रांजैक्शन उतनी आसानी से हो जाएगी। कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा? कॉन्फिडेंस तब डेवलप होगा कि जो निवेशक है उसको अपने पैसे के बारे में सुरक्षा महसूस हो, वो पैसा कहाँ निवेश कर रहा है उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, उसको उससे इनकम क्या मिलेगा इसके बारे में उसके पास इंफॉर्मेशन हो, जितने भी प्लेयर हैं उनको कोई रेगुलेट करने, ये साधारण सी बातें हैं। यदि विश्व स्तर पर करना है तो रेगुलेटरी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। किसके लिए? कि स्ट्रेंथनिंग द ट्रांसपेरेंसी, ताकि निवेशक को मालूम हो, डिस्क्लोजर, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, सुटेबिलिटी असेसमेंट, ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस, इन सबों में कुछ ना कुछ सुधार करने की जरूरत होगी ताकि इन निवेशक को सहूलियत मिले। सबका क्रक्स ये है कि जो इन्वेस्टर्स फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना होगा। अब रेगुलेटरी स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे इंडिया में यदि मान लिया जाए कि रेगुलेटर सेबी है, तो सेबी को ये पावर देना होगा, फुल अथॉरिटी देनी होगी कि वो जो हमारे अपने रूल्स हैं उनको इन्फोर्स कर सके और जो उसको ब्रीच कर रहा है उसको पेनलाइज कर सके। केवल सिंबॉलिक से नहीं होगा। जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स हैं, डिस्क्लोजर नॉर्म्स मतलब जैसे इंटरनेशनल लेवल तक लाना होगा। डिस्क्लोजर से मेरा मतलब है कि जो भी कंपनी या जो भी उसमें प्लेयर हैं वो अपने फाइनेंशियल, अपने रेगुलेटरी सिचुएशन को सही जनता तक पहुंचाए। फिर बॉन्ड मार्केट को थोड़ा मजबूत और गहरा बनाना पड़ेगा। बॉन्ड मार्केट में अधिक से अधिक प्लेयर लाने होंगे। अभी भी जैसे इंडिया में पेंशन फंड या बहुत से ऐसे फंड हैं जिनको कि इस मार्केट में आना अभी अलाउड नहीं है या कम पार्टिसिपेशन है, उनको बढ़ाना होगा। इक्विटी मार्केट के रेसिलियंस को मजबूत करना होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना होगा। अपग्रेड कॉर्पोरेट गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना होगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक चीज कहना होगा सीधा से कि निवेशक को से टू पे वाला जो कंसेप्ट है वो डालना पड़ेगा। से टू पे कहने का मेरा मतलब है कि निवेशकों को भी कंपनी के जो टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, सीईओ हैं, उनकी सैलरी निर्धारित करने में इनकी भी सहमति ली जाए। ये यूके में सन 2002 में शुरू हुआ था, बाद में धीरे धीरे अन्य देशों में भी इसको फॉलो किया गया। जहां तक हमारी जानकारी अपने इंडिया में से टू पे अभी आम निवेशकों के पास नहीं है, उसको डालना पड़ेगा। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की संख्या बढ़ानी होगी,
हर कंपनी के बोर्ड पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को और बुलाना होगा, डेरिवेटिव्स के मार्केट को मजबूत करना होगा, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को थोड़ा और रोबस्ट बनाना होगा और ह्यूमन कैपिटल में, मार्केट एजुकेशन में थोड़ा और निवेश करना होगा। यदि इस तरह की बातें हम लोग यदि करते हैं, हमारा देश की सरकार या जो भी इसमें है इसमें थोड़ा ध्यान देते हैं, तो कोई डाउट नहीं कि हमारा जो कैपिटल मतलब फाइनेंशियल मार्केट है, जो कैपिटल मार्केट है, वो इंटरनेशनल या जो विकसित देशों के जो बाजार हैं उनके समकक्ष या उनसे आगे भी निकल सकता है। क्योंकि हमारे पास डेमोग्राफिक एडवांटेज है, हमारे पास रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा हैं और जहां कहीं भी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वहां पर रिस्क की मात्रा, रिस्क की संभावना थोड़ी कम होती है। तो हमारे पास ये एडवांटेज है। सिंपली इन सारे पॉइंट्स को एक कोरिलेट करके, कोहेसिव बना करके उनको सही दिशा देने की जरूरत है थ्रू रेगुलेशन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ट्रांसपेरेंसी, विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द participants or giving full liberty to the investor to decide to know what he is doing, what he should do. Like आपकी बातों से हमारे दर्शकों को बहुत सी जानकारी मिली और वित्तीय बाजार को समझने में बहुत सी मदद मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपका स्टूडियो में आने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे थे बनारस ग्लोबल टाइम्स के आर्थिकी कार्यक्रम, और इसमें हम लोग बात कर रहे थे वित्तीय बाजार और आर्थिक विकास। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।